नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लिया गया है। इसमें भी टॉप 40% देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है सभी को मिला करके और हो गए आपके 400 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरह से अगर आपने हमारी सीरीज़ को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सेट जो है प्लेलिस्ट में ऐड हुए हैं। अगर देखना है तो सीक्वेंस से देखिएगा, तब अच्छे से ज़्यादा प्रश्न अटेंड कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो पाएगा। और इस तरह से कोई भी प्रश्न ज़्यादातर रिपीट नहीं होता है और कोशिश करते हैं कोई भी प्रश्न रिपीट ना हो, हर एक सेट में आपको नया नया प्रश्न देखने को मिले। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहीं से आप लोग जो इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। जितने भी सही हों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। इससे हमें आइडिया मिलेगा कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। पहला प्रश्न लिया गया, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ये प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न है, ये पूछा जा चुका प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, किस रंग में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपको बताना है विश्व की सबसे गहरी झील का नाम। ठीक है, तो इसमें बताना है डीपेस्ट लेक, यानी सबसे गहरी झील। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बैकाल झील। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है, तो आप बताएंगे बैकाल झील। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न यह पूछा जा चुका। संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो आपको बताना है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 4, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और बजट कौन पारित करता है। तो आपको बताना है ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और बजट कौन पारित करता है। 4 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा के द्वारा निरीक्षण और बजट, ये दोनों के दोनों चीज़ें रहती हैं, कितना काम होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। तो ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और बजट कौन पारित करता है, तो ग्राम सभा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6, क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैस कम करना। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है, तो आप बताएंगे जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य कौन बना है, कौन सा बना। तो आपको बताना भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा बना है। जैविक राज्य मीन्स ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न जब भी प्रथम की बात लग जाए तो प्रश्न वो यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य। ठीक है, तो सिक्किम राज्य को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है, पहले इसका नाम था नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य।
अब इसका नया नाम रखा गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है तो आपको यहाँ पर बताना है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 8 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नवाब पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है तो आप बताएंगे उन्नाव में, तो जिसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। पुराने समय में जल संचयन के लिए बनाई गई सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है? तो पुराने समय में जल संचयन के लिए यानी जल को सुरक्षित रखने के लिए सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है? तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती हैं, तो बावड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10 यहाँ पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था? यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका। 10% का नियम किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंडमैन। याद रखिएगा लिंडमैन जिसे यहाँ पर जानते हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1995। तो भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी तो आप बताएंगे 1995 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। बरगद के पेड़ों में जो जड़ें टहनियों के नीचे लटकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनका नाम बताना है। तो बरगद के विशालकाय पेड़ होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं उनमें से जड़ें आकर के ज़मीन में जाती हैं, तो उन्हीं जड़ों का यहाँ पर एक गुच्छा जो होता है वो क्या कहलाता है, उनका नाम क्या है, उनको नाम बताना है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें कहते हैं स्तंभ जड़। क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। बहुत बार प्रश्न यह रिपीट हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? तो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के बच्चों का है? तो यहाँ पर राइट आंसर वो बताना है। 13 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो 14 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपिन। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न था तो यहाँ पर शामिल किया गया, लॉर्ड रिपिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। स्लॉथ के बारे में कौन सा कथन सही है? स्लॉथ एक जीव होता है, जानवर, ठीक है, तो उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो 15 का राइट आंसर देखेंगे, यह दिन में 20 घंटे सोता है, यह केवल भारत के जंगलों में पाया जाता है, यह भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भालू के जैसा दिखता है, आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको स्लॉथ का चित्र मिलेगा। भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे ये पेड़ पर उल्टा लटक कर ये सोता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पर पूछा गया था कौन सा कथन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। खमीरीकरण जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है खमीरीकरण की खोज किसने की थी। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी लुई पाश्चर ने। तो फर्मेंटेशन की खोज किसने की? तो आप बताएंगे लुई पाश्चर ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैना। ठीक है, तो मैना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
मसालों का वह समूह जिसे मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा कौन सा कहलाता है? तो आप बताएंगे केरल राज्य कहलाता है। तो मसालों का बगीचा कहा जाता है उनमें मुख्य हैं, तो मसालों का बगीचा केरल कहलाता है। लेकिन मसालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मसाले हैं वो बताने यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे रखे गए हैं। ठीक है, तो ग्रुप बताना है इसमें से समूह। 18 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। ये तीनों के तीनों यहाँ पर ग्रुप में एकदम करेक्ट आंसर में हैं और ये तीनों के तीनों जो है मसालों का बगीचा यानी केरल में उत्पादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और ये भैया सुपर टेट शिक्षक भर्ती में भी इससे प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं ये बताना है। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि किनके लिए होती है? जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक पटरी जैसा बनाया जाता है, उभरे उभरे उन पर अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उनको सिखाया जाता है। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो आप बताएंगे 6 बिंदु होते हैं। इनकी संख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो आपको बताना है शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, बाल विवाह से है। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे बाल विवाह से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बछेंद्री पाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है? कौन सी संस्था है? तो आप बताएंगे तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। तो 22 का अगर राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरानी झीलों तालाबों को पुनर्जीवित करने से, यानी उन्हें सही तरीके से रिस्टोर करने के काम से है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर देखिएगा, पुरानी झीलों तालाबों को पुनर्जीवित करने से तरुण भारत संघ संस्था का संबंध है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 23। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा बांध इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर तो ये बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेधा पाटेकर ने। ठीक है, मेधा पाटेकर ने। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रट्टा मार के रखना है, मेधा पाटेकर। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। 25। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी ये बताना है। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 26। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होते हैं ये कौन कराता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। किसकी होगी? राज्य निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आपको बताना है ग्राम पंचायत का सचिव यानी सेक्रेटरी कौन होता है। देखिए 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो होता है। ग्राम पंचायत सचिव का अधिकारी कौन? तो आप बताएंगे ग्राम विकास अधिकारी।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन सा संशोधन था इसमें? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? किस सन में लागू हुआ वो बताना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 29 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 2005। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 62 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 62 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता से होता है? यानी कौन सा तत्व जल में अधिक हो जाए जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम ये एक डिसीज़ यानी रोग है जो बच्चों में हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो देखिए 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट की अधिकता के कारण। जब जल में नाइट्रेट अधिक मात्रा में हो जाता है तो इससे होने वाला रोग जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने। किसने दी अवधारणा? तो आप बताएंगे चार्ल्स एल्टन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? 33 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं उन्हीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर अगर देखें 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, ठीक है, याद रखिएगा मृदा दिवस बोला गया है 5 दिसंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो 35 का आप राइट आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? ठीक है, तो देखिए 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बी सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील हैं। बाकी जो 4 बचे हैं कौन कौन से? के ई डी ए यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन यहाँ पर ए, ये चारों के चारों वसा में घुलनशील हैं। किसमें? वसा में, याद रखिए वसा में घुलनशील हैं। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील, और ये पानी में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। ठीक है, 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मथुरा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतापगढ़। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, साझा परिवार जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, साझा परिवार में कौन विभाजन में कार्य विभाजन का आधार क्या है?
तो अगर कार्य किसी को दिया जाता है, कार्य विभाजन का आधार क्या रखा गया था, परिवार जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। तो साझा परिवार में कार्य विभाजन का आधार क्या है, तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर आप देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयु और क्षमता। वो किस आयु का है, उसकी क्षमता कितनी है, तो उसी हिसाब से उसे कार्य सौंपा जाता है जॉइंट फैमिली में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, एनीमिया रक्त की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं। अगर हमारे एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रक्त की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये चीज़ खाइए, तो कौन सी चीज़ खाने को आपसे कहेंगे। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को डॉक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, इनमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, आयरन से ही हमारा ब्लड बनता है। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को डॉक्टर सलाह देते हैं, जिससे हमारा अनीमिया रोग जो होता है अच्छी तरीके से ठीक होने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, खेजड़ी वृक्ष की छाल का उपयोग किस काम में आता है या किया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष की जो छाल का उपयोग है किस काम में आता है, तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो खेजड़ी वृक्ष की जो छाल है इसका उपयोग दवा बनाने में यानी दवा बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दवा बनाने में। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। टॉप 40 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हुए आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बहुत ही जल्द सामाजिक अध्ययन यानी 6 से 8 के लिए यानी पेपर सेकंड का हम अभी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर तैयार हैं, बस हमें टाइम नहीं मिल पाया था। बहुत ही जल्द उनकी क्लासेस आएंगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।